अगले दिन संकट सामने आया। यह उल्लेख करना जरूरी है कि उनका रक्तचाप, जो शुरुआती दिनों में 200/100 के आसपास था, गिरकर 146/92 हो गया था। इस संकट को किसी सरकारी डॉक्टर ने नहीं देखा था, लेकिन यह अप्रत्याशित नहीं था और मुझे इसमें संदेह करने का कोई कारण नहीं दिखता कि यह वास्तव में हुआ था। ये बेहोशी जैसा दौरा था और एक छोटे से कोरोनरी थ्रोम्बोसिस से पूरी तरह समझा जा सकता था। लेकिन आइए उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन 21 फरवरी पर वापस आते हैं, जब देश ने गांधी जी को लगभग खो दिया था। दिल्ली में वे 300 नेता, जिन्हें वायसराय ने अपने निजी सचिव के माध्यम से ठुकरा दिया था, 20 तारीख को फिर मिले। उन्होंने निश्चय किया कि यहाँ कोई सुनवाई न होने पर उन्हें लंदन में चर्चिल को एक अपील भेजनी चाहिए, और उन्होंने 21 फरवरी को तार द्वारा ऐसा ही किया। उन्हें पता ही नहीं चला कि उसी दिन चर्चिल ने वायसराय को सख्त करने के लिए अपना एक और तार भेजा। तत्काल प्रधानमंत्री से फील्ड मार्शल वेवेल के माध्यम से भारत के वायसराय को व्यक्तिगत और गुप्त संदेश। गांधी प्रकरण अपने चरम पर पहुंच रहा है। ये जानकर मुझे बहुत सुकून मिलता है कि हम आपकी दृढ़ और अडिग कार्रवाई पर भरोसा कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों में कभी ऐसा लगा जैसे संकट फिर से आ गया है, तो कभी डॉक्टरों को उम्मीद थी कि गांधी जी 21 दिन तक जीवित रहेंगे। जैसे जैसे घंटे और दिन बीतते गए और गांधी जी की मृत्यु नहीं हुई, वायसराय और उनके सहयोगी घमंडी होते गए। उन सभी ने खुद को ये यकीन दिला लिया कि हालांकि इसका कोई सबूत नहीं था, गांधी जी को किसी न किसी समय ग्लूकोज जरूर दिया गया होगा। ये सिद्धांत, जिसे चर्चिल ने उन्हें किसी तरह दस्तावेजित करने के लिए कहा था, अब तक कमोबेश एक तथ्य बन चुका था, जिसके बिना गांधी जी का जीवित रहना और यह कि उनका वजन उपवास के पहले भाग की तरह कम नहीं हुआ, इसकी व्याख्या करना असंभव था। 24 तारीख को चर्चिल ने दिल्ली में एकत्रित 300 नेताओं के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने दिल्ली में सरकार के गांधी जी को बंदी बनाए रखने के निर्णय का पूरी तरह से समर्थन किया। 25 तारीख को अब तक गांधी जी 16 दिनों से बिना भोजन के थे। उनका वजन अब 90 पाउंड से ज्यादा नहीं था। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए अमेरी ने ये संकेत दिया कि गांधी जी का उपवास करने का उद्देश्य केवल अपनी बिना शर्त रिहाई सुनिश्चित करना था। उस दिन आगा खान के घर का माहौल फिर से चिंता से भर गया था। सुशीला नायर ने लिखा, आज सुबह बापू ने ज्यादा कमजोरी की शिकायत की। जब सुबह जनरल कैंडी आए तो उन्हें देखकर निराश हुए और पूछा, उन्होंने फलों के रस की मात्रा क्यों कम कर दी है? रविवार को वे मौत के मुंह में थे। क्या वे उस अनुभव को दोहराना चाहते हैं? मौत से खेलना अच्छा नहीं है, डॉक्टर रॉय ने कहा। उन्होंने खुद कहा है कि रविवार को उन्हें लगा कि वे मर रहे हैं। उनके सामने विकल्प था कि वे अपने पानी में मीठा नींबू का रस डालकर जिए या मौत को गले लगा ले। उन्होंने जीना चुना। उन्होंने कहा कि वे मरना नहीं चाहते। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि वे हर समय रसातल के किनारे खड़े होकर उसमें झांकते रहें। मैंने बापू का दृष्टिकोण समझाने की कोशिश की, सुशीला आगे कहती है। उद्देश्य मौत से खेलना या रसातल के किनारे खड़ा होना नहीं है। वो तो बस अपने फैसले पर अड़ा हुआ है, यानी वो सिर्फ पानी पीने लायक बनाने के लिए मौसमी का रस लेगा। रविवार को जब मैंने देखा कि वो पानी ही नहीं पी सकता, तो मैंने उससे पानी में मौसमी का रस मिलाने की इजाजत मांगी और उसने दे दी। वो फलों का रस बहुत कम मात्रा में लेना चाहता है। तारांकन, सुशीला नायर ने आगे की बातचीत दर्ज की है। कैसे? जनरल कैंडी ने पूछा कि क्या गांधी जी ही अपने बारे में सब कुछ तय करते हैं? एक डॉक्टर के लिए मरीज की जान बचाने के लिए झूठ बोलना कैसे जायज है? कैसे वो सुशीला के लिए फलों के रस की मात्रा नापते समय इस्तेमाल करने के लिए एक अलग औंस का नाप लाएगा? और कैसे वो इनमें से किसी भी तर्क या टालमटोल से सहमत नहीं होगी, क्योंकि गांधी जी ने इन सबकी इज्जत दांव पर लगा दी थी। 26 तारीख को लिनेलिथगो ने चर्चिल को एक महत्वपूर्ण, अति गोपनीय तार भेजा। इस तार से इस बात की झलक मिलती है कि ये लोग गांधी जी जैसे व्यक्ति के बारे में और निश्चित रूप से भारतीयों और भारत के बारे में वास्तव में क्या सोचते थे। तार में लिखा था, मैं लंबे समय से गांधी को दुनिया के सबसे सफल ढोंगी के रूप में जानता हूं और मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि उनकी शारीरिक स्थिति और दिन प्रतिदिन उस पर रिपोर्ट करने वाले बुलेटिन जानबूझकर गढ़े गए हैं ताकि जनमत पर अधिकतम प्रभाव डाला जा सके। उनके कथित हृदय रोग का वर्णन करने वाला बुलेटिन नेताओं के सम्मेलन की बैठक के ठीक साथ हुआ था। मेरे पास ये सोचने का ठोस कारण है, हालांकि मैं इसे साबित नहीं कर सकता, कि जैसे ही यह स्पष्ट हो गया कि मैं उन्हें जीवित या मृत अवस्था में रखने के लिए तैयार हूं और कोई लड़खड़ाहट नहीं होगी, इसकी सूचना दिल्ली से पूना तक टेलीफोन द्वारा दी गई और उन्हें तुरंत यूरेमिया की जांच के लिए पर्याप्त पोषण दिया गया। मुझे खबर है कि पूना में गांधी के डॉक्टर ने बुधवार शाम 24 फरवरी को दिल्ली में फोन करके गांधी के दोस्तों को बताया कि उन्हें कोई खतरा नहीं है।
सरकारी डॉक्टरों की जानकारी के बिना उनके साथियों को ग्लूकोज या कोई अन्य भोजन देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बुलेटिनों की शब्दावली काफी हद तक गांधी के अपने डॉक्टरों के हाथ में है, जो अगर मसौदे की आलोचना की जाती है तो तुरंत एक अलग बुलेटिन जारी करने का अधिकार दावा करते हैं। बुलेटिन सरकारी डॉक्टर समझौता करना ही समझदारी समझते हैं, और मैं कह सकता हूं कि वे सही हैं, क्योंकि यहाँ की जनता उन परिस्थितियों में गांधी के बुलेटिन के अलावा किसी और बात पर ध्यान नहीं देगी। इस सारे हिंदू जादू टोने से जो तनाव और उन्माद पैदा होता है वो अविश्वसनीय है। मैं यहाँ कुछ अमेरिकी संवाददाताओं को चालाकी से यह सुझाव दे रहा हूँ कि यह उनके दिल की तारे तोड़ने की बात नहीं, बल्कि उनकी टांग खींचने की बात है। मुझे लगता है कि यह पाया जाएगा कि हमने एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की है, जो ब्लैकमेल और आतंक की एक दुष्ट व्यवस्था को बदनाम करने में मदद करेगी, और मैं आपके दृढ़ समर्थन के लिए आपका बहुत आभारी हूँ। अगर मुझे धोखाधड़ी का कोई ठोस सबूत मिला तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है। उस दिन चर्चिल ने, जो निमोनिया से पीड़ित थे, फील्ड मार्शल स्मट्स को एक व्यक्तिगत तार भेजा। मुझे नहीं लगता कि गांधी का मरने का जरा भी इरादा है। उन्होंने मजाक उड़ाया, और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते से वे मुझसे बेहतर खाना खा रहे हैं। अब ये बहुत संभव लग रहा है कि वे अपना अनशन पूरा करेंगे। हम कितने मूर्ख थे कि इस सब दिखावे और रोने धोने के आगे झुक गए। यहाँ राय बहुत स्थिर रही है और वायसराय बहुत अच्छे रहे हैं। अनशन शुरू होने से पहले हमें आश्वासन दिया गया था कि चौथे दिन संकट का समाधान हो जाएगा। फिर 11वें दिन हम सभी को बताया गया कि अगर हमने उन्हें बाहर नहीं निकाला तो बहुत देर हो जाएगी और वे कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। अब 16वां दिन है। जैसे ही उन्हें समझ आया कि यहाँ कोई कमजोरी नहीं होगी, उन्होंने उसी के अनुसार अपनी व्यवस्थाएं कर ली। मुझे यकीन है, अगर मैं इस विषय पर अपने सारे विचार कागज पर साफ साफ नहीं लिखूंगा तो आप मुझे माफ करेंगे। विजय अमेरी विजय की आशा कर रहे थे। उस दिन यानी 26 फरवरी को लिनलिथगो को लिखे निजी और गुप्त पत्र में उन्होंने लिखा, इस बीच गांधी जी के बारे में आपके नवीनतम टेलीग्रामों से मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर वे बच निकलते हैं, जैसा कि अब संभावना दिख रही है, तो उन्हें शारीरिक प्रतिरोध की अप्रत्याशित शक्ति प्रदर्शित करने का श्रेय मिल सकता है। लेकिन बस इतना ही, वे अपने शस्त्रागार का आखिरी तीर भी चला चुके होंगे और असफल हो जाएंगे, और उनका और उन सभी लोगों का जिन्होंने उनका समर्थन किया है या उनकी रिहाई के लिए उन्माद फैलाया है, वंशक्रम में उसी अनुपात में कमी आ जाएगी। सुशीला नायर की डायरी में उस दिन की प्रविष्टि संक्षिप्त लेकिन चिंताजनक थी। जनरल कैंडी ने फिर से बापू के जल में फलों के रस की मात्रा बढ़ाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें फिर समझाया कि इसे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। अगले दिन 27 फरवरी को सुशीला नायर की डायरी में दर्ज है, पिछले 2 दिनों से बापू के मूत्र की मात्रा कम हो गई है। जनरल कैंडी चिंतित है। डॉक्टर रॉय ने पिछले रविवार को एक ऐसे ही संकट को याद किया जब 1-2 दिन के लिए मूत्र की मात्रा कम हो गई थी। उन्हें लगा कि बापू कमजोर और जनरल कैंडी ज्यादा चिंतित लग रहे हैं। अगले दिन चर्चिल ने लिनलिथगो की प्रशंसा और सलाह से भरपूर संदेश दिया। 28 फरवरी को लिनलिथगो को भेजे एक व्यक्तिगत तार में उन्होंने कहा, अब ये लगभग तय लग रहा है कि यह बूढ़ा बदमाश अपने तथाकथित उपवास से और भी बेहतर होकर उभरेगा। मैं आपके पत्र संख्या 568 की भावना का पूरी तरह से समर्थन करता हूं और उपहास के हथियार का, जहां तक वह भारत सरकार की गरिमा के अनुकूल हो, इस्तेमाल जरूर किया जाना चाहिए। मैं स्वयं निकट भविष्य में इस विषय पर कुछ कहूंगा। इस मामले को आपके शांत और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निपटाने से मुझे बहुत विश्वास और संतुष्टि मिली है। उपवास के अंतिम दिन लिनलिथगो स्वयं विजय थे। उपवास की पूरी अवधि पर नजर डालते हुए उन्होंने 2 मार्च को अमेरी को लिखे अपने निजी और व्यक्तिगत पत्र में लिखा, मुझे इस बात पर और भी ज्यादा संतोष है कि मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह से दृढ़ रहा, चाहे मैंने अपने साथियों को खोया हो या नहीं। और हालांकि गांधी के प्रति श्रद्धा यहाँ जो कुछ हुआ है, उस पर हिंदू आलोचना की संभावना को हमेशा कम कर देगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और उनके दोस्तों और उनके द्वारा उनकी बिना शर्त रिहाई या सरकार की ओर से कुछ नरमी लाने के विभिन्न प्रयास पूरी तरह विफल रहे हैं। हमने लाइट ऑफ एशिया वर्धा संस्करण को उस धोखे के लिए उजागर किया है जो निस्संदेह है नीला कांच जिसके पीछे एक चर्बी वाली मोमबत्ती है। मैंने आपको डगलस यंग द्वारा मेरे निजी सचिव को लगभग 10 दिन पहले लिखा गया एक मनोरंजक पत्र भेजा है, जो इस बात का संकेत देता है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने जो किया है वो उन कम करने वाले उपवासों में से एक है जो लोग चैंपनीज में करते थे, और यह भी बताता है कि गांधी की अपेक्षाकृत वृद्धावस्था के बावजूद उनकी उम्र के लोगों द्वारा सफलतापूर्वक किए गए कई उदाहरण हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। वास्तव में मुझे लगता है कि यह ज्यादा संभावना है।
कि महात्मा ने दोनों ही तरह से लाभ उठाने की कोशिश की है, एक तो उपवास का श्रेय पाने के लिए, दूसरी तरफ सरकार द्वारा उनके पद का त्याग, और दूसरी तरफ उनके रक्तचाप में शारीरिक लाभ वगैरह। एक ऐसे दौर में कठोर परहेज का कोर्स करना जिसके बारे में उन्हें अनुभव से लगता था कि वे इसे झेल सकते हैं। लंबे पत्र के अंत में लिनेलिथगो ने लिखा, उपवास हो या ना हो, मैं हर सप्ताहांत शूटिंग के लिए निकलता था और अपनी सबसे छोटी बेटी और अपने 4 कर्मचारियों के साथ हम एक दिन में कुल मिलाकर 415 स्निप और अगले दिन 246 स्निप मछलियां मारते थे। मुझे लगता है कि यह लगभग एक रिकॉर्ड होगा। ऐसे मूल्यों वाला, ऐसी संस्कृति का व्यक्ति गांधी जी को कैसे समझ सकता था? क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि गांधी जी ने सचमुच उपवास किया था, कि जिस ग्लूकोज की उन्हें और चचिल को इतनी जरूरत थी वह उन्हें दिया ही नहीं गया? क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि उन्होंने, चचिल और बाकी लोगों ने सोचा कि उपवास सिर्फ नजरबंदी से उनकी रिहाई सुनिश्चित करने का एक तरीका था? क्या इसमें कोई आश्चर्य की बात है कि गांधी जी के इस कठिन परीक्षा से बच निकलने में ही उन्हें अपनी जीत दिख गई? लेकिन यही तो इन लोगों ने इसमें देखा था। उपवास समाप्त होने में बस कुछ ही घंटे बचे थे। अमेरी ने वायसराय को अपने निजी और गुप्त पत्र में लिखा, गांधी को जीवित करो। सचमुच, यानी उन्हें कम से कम 24 घंटे और जीना चाहिए और अपना उपवास तोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि हम, और मेरा मतलब खास तौर पर आप, इस पूरे मामले से काफी हद तक बाहर आ गए हैं। एक ओर आपने अपनी परिषद को जिस तरह संभाला और दूसरी ओर यहाँ मंत्रिमंडल के साथ भी स्थिति को जिस दृढ़ता से संभाला, उसने ही सब कुछ बदल दिया और एक भयावह गड़बड़ी को टाल दिया। जैसा कि हो रहा है, भारत सरकार विजयी हुई है और जिन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है उन्हें अपनी दृढ़ता का श्रेय मिलेगा। जहां तक गांधी का सवाल है, मुझे लगता है कि उन्हें अपने उपवास से बच निकलने के लिए भारत में कुछ हद तक श्रेय मिलेगा। वरना मुझे लगता है कि भारत और बाहर की ज्यादातर जनता ये समझ जाएगी कि उन्होंने आखिरी हथियार इस्तेमाल कर लिया है और नाकाम रहे हैं। आखिरकार 3 मार्च आ ही गया। कल रात से ही हमारा हृदय ईश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा हुआ है। सुशीला नायर का दिन का परिचय इस प्रकार शुरू होता है। आज सुबह स्वामी आनंद महादेव भाई की अस्थियां ले गए, जो हमने संग्रहित की थी। उपवास तोड़ने से पहले एक छोटी प्रार्थना हुई, जिसमें ईशा उपनिषद का पहला श्लोक, सत्याग्रहियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रतिज्ञाओं का पाठ, प्रभु मेरी शरण है, विषय पर एक हिंदी भजन, कुरान की एक आयत रामधुन और अंत में अंग्रेजी भजन, जब मैं अद्भुत क्रॉस का निरीक्षण करता हूँ, गाया गया। बापू के कमरे की सफाई करने के बाद हम उन्हें बरामदे से अंदर ले आए। बापू ने प्रार्थना 8:50 बजे शुरू करने का निर्णय लिया था ताकि वे सुबह 9 बजे उपवास तोड़ सके। श्रीमती नायडू ने सुझाव दिया कि हम प्रार्थना शुरू करने से पहले जनरल कैंडी का इंतजार कर सकते हैं, इसलिए हमने जनरल कैंडी के आने तक भजन गाए। डॉक्टर रॉय ने टैगोर की एक कविता, जहां मन भयमुक्त हो और सिर ऊंचा हो, का पाठ किया। इसके बाद आज सुबह की प्रार्थना के लिए चुनी गई विभिन्न वस्तुओं का पाठ हुआ। मैं 6 औंस संतरे का रस 1 औंस पानी में मिलाकर लाया और बापू को देने के लिए बाको दिया। मैंने उनके बिस्तर का सिरहाना उठाया ताकि वे पी सके। उन्होंने कमजोर स्वर में कहा, मैं डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी आवाज आंसुओं से रुंध गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों के बाद उन्होंने आगे कहा, जिन्होंने मुझे देखभाल और स्नेह से घेर रखा है, वे फिर से अभिभूत हो गए। खुद को शांत करने के बाद उन्होंने आगे कहा, विजय उनकी है, लेकिन ईश्वर की इच्छा थी कि मैं इस कठिन परीक्षा से बचूं। वही मुझे अगला कदम दिखाएंगे। इस तरह टूट जाने के लिए आप मुझे क्षमा करें। अपना भाषण समाप्त करने के बाद उन्होंने बा के हाथ से फलों के रस का गिलास लिया। तारांकन, यह उपवास सत्य के जीवन की शक्ति का एक आदर्श प्रदर्शन था। पूरा कांग्रेस नेतृत्व जेल में था, कुछ भी करने में असमर्थ। देश लड़खड़ा रहा था, अंग्रेजों द्वारा किए गए दमन से लड़खड़ा रहा था। और यहाँ एक 90 पाउंड का आदमी था, बाकी लोगों की तरह कैद, अलग थलग। केवल भोजन से परहेज करके वो पूरे देश का ध्यान अंग्रेजों की करतूतों पर केंद्रित करने में सक्षम था। वह वायसराय की परिषद की एकता को काफी हद तक तोड़ पाया। वो लोगों को ये सिखाने में सक्षम था कि वे शक्तिहीन नहीं है। वायसराय और उनके आदमियों को यकीन था कि जीत डॉक्टरों की नहीं, और निश्चित रूप से उस दुखी छोटे बूढ़े आदमी की नहीं, बल्कि उनकी थी। गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया है। लिनेलिथगो ने पूना और बम्बई से खबर मिलते ही अमेरी को सूचित किया। आपके दृढ़ समर्थन और प्रोत्साहन के लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद। गांधी के आपके सबसे सफल अवमूल्यन के लिए बधाई, अमेरी ने जवाब दिया। मेरे प्रिय लिनेलिथगो, मद्रास के गवर्नर सर ए होप ने लिखा, सबसे पहले मैं आपको गांधी जी के प्रति आपके दृढ़ रुख के लिए बधाई देना चाहता हूं, और परिणाम आपकी नीति को पूरी तरह से सही ठहराते हैं।
पहली बार गांधी जी को झूठा साबित किया गया है और प्रेस द्वारा भावनाओं और रहस्यवाद को भड़काने और उनके बचने को चमत्कारी बताने के प्रयासों के बावजूद आम लोगों को यह एहसास हो गया है कि उपवास विफल रहा है और गांधी का झूठा दावा बेनकाब हो गया है। गवर्नर ने लिखा, जहां तक मैंने सुना है, उत्साह और भावनाएं मुख्यतः शहरों के बुद्धिजीवियों तक ही सीमित थी और गांवों ने बहुत कम या बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, जो मेरे विचार से बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी पिछली धारणा को पुष्ट करता है कि कांग्रेस तेजी से ग्रामीण इलाकों में अपनी जमीन खो रही है, जहां लोग राजनीति और उपवासों की तुलना में खाने पीने की चीजों और कीमतों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। मध्य प्रांत और बरार के गवर्नर सर एच ट्विनम ने लिखा, मैं, यदि संभव हो तो, आपको इस प्रकार के राजनीतिक दबाव के विरुद्ध इतने सारे क्षेत्रों से आए भारी दबाव के बावजूद आपके दृढ़ रुख के लिए और गांधी जी को उनके ही खेल में हराने वाले पहले वायसराय होने के लिए सम्मानपूर्वक बधाई देना चाहता हूं। मेरा मानना है कि उपवास के असफल होने पर हुई प्रतिक्रियाओं में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि भारत सरकार और महामहिम की सरकार गांधी जी की मृत्यु होने पर भी दंड भुगतने के लिए तैयार थी और एक महाकाव्य उपवास पहली बार अपने प्रभाव में विफल रहा। महामहिम जानते हैं कि मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जो रास्ता अपनाया गया था वही एकमात्र संभव रास्ता था। स्वयं वायसराय को भी इस बात का पूरा विश्वास था कि गांधी जी को बुरी तरह पराजित किया गया है। उन्हें भी उतना ही विश्वास था कि उन्होंने गांधी जी को पराजित किया है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कितना दुख है कि आपको उस छोटे से आदमी ने इतना परेशान किया। उन्होंने बम्बई के गवर्नर लुमली को लिखा और मैं आपका और आपके सभी अधिकारियों का कितना आभारी हूं। इस कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए आपने जो कष्ट उठाया और जो अमूल्य सहायता दी। उन्होंने विस्तार से उन विभिन्न चरणों का वर्णन किया जिनसे पूरा मामला गुजरा और जो निर्णय उन्होंने लिए और कैसे वे शुरू से ही इस बात पर स्पष्ट थे कि सभी को पूरी तरह दृढ़ रहना चाहिए। उस चरण के बाद के घटनाक्रम से आप भली भांति परिचित हैं। मैंने परिषद में अपनी सभी चर्चाओं में ये स्पष्ट कर दिया था कि मैं, भले ही मैं अल्पमत में ही क्यों न हो, गांधी को तब तक रोके रखने के पक्ष में हूं जब तक कि उपवास समाप्त नहीं हो जाता या उसका कोई घातक परिणाम नहीं निकलता। मेरे कुछ सहयोगियों पर दबाव बहुत बढ़ गया और मैंने उनमें से 3 को खो दिया। फिर जैसे ही उनके इस्तीफे दिए गए, मैंने उन्हें बिना किसी तर्क के स्वीकार कर लिया और मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि मैं अपने सहयोगियों का संतुलन और बहुमत बनाए रखने में सक्षम रहा। हालांकि उनमें से 1 या 2, मैं कह सकता हूँ, कुछ काफी असहज दिन थे। मेरे विचार से उन परिस्थितियों में लाभ के संतुलन पर कोई सवाल ही नहीं उठता और अगर मैं अपनी पूरी परिषद भी हार जाता और मुझे अधिकारियों के जरिए शासन चलाना पड़ता तो भी मैं हिचकिचाता नहीं और वायसराय को पूरा यकीन था कि जीत उनकी और सरकार की हुई है। इस घटना में हम बहुत अच्छी तरह से बाहर निकले हैं, उन्होंने लुमली से कहा। हमने उपवास के हथियार को कुंद कर दिया है। कांग्रेस को, और वे इसे जानते हैं, एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। मुसलमानों, अनुसूचित जातियों और सैन्य बलों को प्रोत्साहन मिला है। सरकार ने दृढ़ संकल्प और दृढ़ संकल्प की प्रतिष्ठा अर्जित की है, जो मुझे डर है कि उपवास से पहले शायद उतनी नहीं रही होगी। 21 दिनों के उपवास के बाद न तो गांधी और न ही कांग्रेस उपवास शुरू होने से पहले की तुलना में जरा भी बेहतर स्थिति में है, सिवाय इसके कि उन्हें प्रचार का कुछ हिस्सा वापस मिल गया है। देश के अंदर प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक रही है। ग्रामीण इलाकों में किसी भी भावनात्मक लहर के अभाव से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। शहरी इलाकों में भी तीव्र भावनाएं कुछ बहुत ही स्पष्ट केंद्रों तक ही सीमित प्रतीत होती थी। राजकोट के उपवास के संबंध में भी मुझे इतना तनाव याद नहीं है। 10 साल पहले हुए पूना उपवास की तो बात ही छोड़िए। कार्य समिति की स्थिति में जरा भी जनहित नहीं दिखाया गया है और यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो गया है कि कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम और कोई आह्वान नहीं है, जबकि गांधी की मांगें पूरी तरह से अनुचित हैं और उन पर निर्णय लेने में कठिनाई है। उनमें से कौन सा वो वास्तव में अपना पक्ष रख रहा था, इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। आजकल के भारतीयों ने वायसराय की प्रशंसा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वायसराय की परिषद के एक अन्य सदस्य सर ए रामास्वामी मुदलियार ने लंदन से लिखा, श्री गांधी का उपवास, जिसकी हमें अगस्त में आशंका थी और जिसे उन्होंने 6 महीने के लिए टाल दिया था, अब आकर चला गया है। अमेरिका में, जहां मैं उपवास के शुरुआती चरणों में था, ये धमकी बेअसर रही और इस देश में भी। मैंने अमेरिका और कनाडा में समझाया कि कोई भी सरकार ऐसे किसी कैदी को रिहा नहीं करेगी जो, जैसा कि आपने ठीक ही कहा, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो। मैंने आगे बताया कि अगर भारत को कभी भी लोकतांत्रिक दर्जा हासिल करना है तो हिंदू धर्म में भी ईसा पूर्व काल से चले आ रहे आमरण उपवास के इन विचारों को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
हिंदू इन पुरातन विचारों से दूर होने की कोशिश कर रहा था और पिछले 20 सालों में भारतीय राजनीति में समस्या ये रही है कि गांधी उसे उसके पुराने पंथों और प्राचीन अंधविश्वासों के साथ अंधकार युग में वापस धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इस उपवास का नतीजा गांधी के प्रभाव में भारी गिरावट के रूप में सामने आएगा और वे निश्चित रूप से इस हथियार का दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुदलियार को बस इस बात का अफसोस था कि उन्हें इतनी दूर से सेवा करनी पड़ रही थी। मुझे अफसोस है, उन्होंने वायसराय से कहा, कि मेरे 3 साथियों ने इस्तीफा दे दिया। अब वे इस सोच से ज्यादा निश्चिंत नहीं हो सकते कि वे एक नाजुक दौर में परीक्षा में खरे नहीं उतरे। शायद यह एक बहुत ही व्यर्थ विचार था, लेकिन जब मैंने उनके इस्तीफों की खबर सुनी तो मुझे लगा कि अगर मैं वहां होता तो शायद उनमें से कम 2 और शायद 3 के इस्तीफे रोक सकता था और इस तरह आपकी कुछ मदद कर सकता था। और वह तो बस चापलूसी ही कर रहा था। मुझे उम्मीद है कि मुझे माफ किया जाएगा। उन्होंने अपने पत्र के अंत में लार टपकाते हुए कहा, महामहिम पर ये लंबा पत्र थोपने के लिए मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि उस पूरे समय में आपके ऊपर पड़ी भारी जिम्मेदारी और आपके तनावपूर्ण समय को लेकर कितना चिंतित था, और यह आपके लिए परम संतोष की बात होगी कि आप सफल हुए हैं। बेचारे ने उस पत्र का कितनी बार मसौदा तैयार किया होगा और उसे दोबारा तैयार किया होगा। कौन जीता? घटनाएं अपने आप में सब कुछ बयां करती हैं। इस तरह की विजय के 4 साल के भीतर ही अंग्रेज चले गए। आज गांधी जी के संदर्भ में लिनलिथगो परिवार को कौन याद रखता है? आगे बढ़ने से पहले 2 बातें। पहला, जैसा कि अभिलेखों से स्पष्ट है, परिषद को हर चरण में पूरी जानकारी दी गई थी। जो लोग रुके भी, वे इस पूर्ण ज्ञान के साथ रुके कि वे उन निर्णयों में भागीदार थे जो संभवतः गांधी जी की मृत्यु का कारण बनेंगे। नहीं, यह केवल विशिष्ट निर्णयों के बारे में उन्हें सूचित किए जाने का मामला है। शासन के सामान्य चरित्र के बारे में जरा भी संदेह कैसे हो सकता था? आखिरकार यह एक शाही सरकार थी जो भारत को एक उपनिवेश के रूप में रखती थी, और स्वयं शासकों के बारे में जरा भी संदेह कैसे हो सकता था? उन्होंने अपने उद्देश्यों, भारत को बनाए रखने और राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के अपने दृढ़ संकल्प को किसी से छिपाया नहीं। जैसा कि पंडित जी ने उस समय लिखा था, अमेरी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में चीन पर जापान के आक्रमण का इस आधार पर बचाव किया था कि अगर वे चीन में जापान द्वारा किए गए कार्यों की निंदा करते हैं तो उन्हें भारत और मिस्र में ब्रिटेन द्वारा किए गए कार्यों की भी निंदा करनी होगी। और सबसे ऊपर थे चर्चिल। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ 6 साल तक एक कड़ा संघर्ष किया था और उन पर भारत पर पर्याप्त दृढ़ता न दिखाने के कारण इंग्लैंड के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया था। अंततः 2 दशकों तक मंत्रिमंडल में रहने के बाद उन्होंने कंजर्वेटिवों से नाता तोड़ लिया, क्योंकि उन्होंने भारत को स्वतंत्रता देने का वादा किया था। वास्तव में भारत को अधीन ही रहने देने पर उनका अडिग आग्रह उन प्रमुख कारकों में से एक था जिसने साथी सांसदों को उन पर उतना ध्यान देने से रोका जितना वे अन्यथा दे सकते थे, तब भी जब उन्होंने उन्हें चेतावनी देना शुरू किया कि हिटलर का उदय, उसके द्वारा जर्मनी को फिर से सशस्त्र करने से पूरे सभ्य विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत के बारे में उनके विचार, गांधी जी के प्रति उनकी व्यापक रूप से प्रचारित अवमानना सभी को ज्ञात थी। जैसा कि उनके प्रशंसक नीरज चौधरी याद करते हैं, वायसराय के रूप में उनकी नियुक्ति की पूर्व संध्या पर चर्चिल ने रीडिंग का मजाक उड़ाया था। गांधी, जिन्हें उन्होंने वो अर्धनग्न फकीर कहा था, को दिल्ली के द्वार पर हाथ पैर बांधकर लिटा देना चाहिए और फिर एक विशाल हाथी से कुचलवा देना चाहिए जिसकी पीठ पर नया वायसराय बैठा हो। उनके ऐसे बयान हर राष्ट्रवादी की जबान पर थे। पंडित जी ने उस समय लिखते हुए याद किया कि जनवरी 1930 में चर्चिल ने घोषणा की थी, देर सबेर आपको गांधी और भारतीय कांग्रेस और उनके सभी सिद्धांतों को कुचलना होगा। उसी वर्ष दिसंबर में उन्होंने घोषणा की थी, ब्रिटिश राष्ट्र का भारतीय जीवन और प्रगति पर नियंत्रण छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। हमारा राजा के मुकुट के उस सबसे चमकीले और अनमोल रत्न को त्यागने का कोई इरादा नहीं है जो हमारे सभी उपनिवेशों और अधीनस्थों से भी बढ़कर ब्रिटिश साम्राज्य की महिमा और शक्ति का निर्माण करता है। मैंने डोमिनियन स्टेटस और बाकी बातों की सारी बातों को नकार दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि इस तरह की बातें बस कुछ शब्द और रस्में देने के लिए थी ताकि इन लोगों को कुछ भ्रम हो। पंडित जी ने उन्हें ये कहते हुए उद्धृत किया, हमने हमेशा इसे डोमिनियन स्टेटस अंतिम लक्ष्य माना है, लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा था, सिवाय विशुद्ध रूप से औपचारिक अर्थ में, जिस तरह से भारत के प्रतिनिधि युद्ध के दौरान सम्मेलनों में भाग लेते हैं, कि भारत के लिए सिद्धांत और नीति किसी भी समय लागू हो जाएगी जिसे पूर्वानुमान करना हमारे लिए उचित या उपयोगी हो। दिसंबर 1931 में उन्होंने फिर घोषणा की, अधिकांश प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति, जिनमें मैं उन दिनों एक था, ने भाषण दिए। मैंने निश्चित रूप से दिए डोमिनियन स्टेटस के बारे में,
लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि भारत में कनाडा के समान संवैधानिक अधिकार और व्यवस्था किसी भी समय होगी जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। भारत में अपने साम्राज्य के अलावा इंग्लैंड हमेशा के लिए एक महान शक्ति के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का मामूली संवैधानिक संशोधन भी चर्चिल के लिए अपमानजनक था। उन्होंने इसके बारे में कहा था, ये बोनो द्वारा निर्मित दिखावटीपन का एक भयावह स्मारक है। चर्चिल और अन्य लोगों की ऐसी घोषणाएं उन दिनों भारत के हर स्कूली बच्चे की जबान पर थी। अंबेडकर और अन्य लोग जिन्होंने ब्रिटिश सरकार में शामिल होकर उसमें मंत्री बनने का फैसला किया, निश्चित रूप से इनसे परिचित थे। दूसरा, जैसा कि हमने देखा है, कुछ भारतीय डगमगाए। अगस्त 1942 में सर सीपी रामास्वामी अय्यर, फरवरी 1943 में अने सरकार और श्रीवास्तव, लेकिन दो कभी डगमगाए नहीं। वे थे फिरोज खान नून और अंबेडकर, पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, बाद वाले भारत रत्न है। महीने बीतते गए और वायसराय की परिषद के सदस्यों की चिंताएं भी उनके साथ बदल गईं। वे वायसराय को ये समझाने के लिए उत्सुक थे कि वे भी गांधी जी और बाकी लोगों को अत्यंत कठोरता से पद से हटाने की उनकी इच्छा के साथ है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, ये स्पष्ट होता गया कि विजय के वे नारे समय से पहले ही लग गए थे। गांधी जी का प्रभाव कम नहीं हुआ था, कांग्रेस लुप्त नहीं हुई थी। ब्रिटिश शासन के सहयोगियों को अपने मन को अकल्पनीय दिशा में मोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हो सकता है कि भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाए। हो सकता है कि वे लोग जिन्हें हम आज जेलों में बंद कर रहे हैं, वास्तव में सत्ता में आ जाएं। मई 1944 तक गांधी जी 20 महीने तक नजरबंदी में रहे। यह एक भयानक समय था। महादेव देसाई का निधन हो गया था और फिर स्वयं कस्तूरबा का, उनका अंतिम संस्कार परिसर के भीतर ही करना पड़ा था। वहीं स्थित उनकी समाधियां गांधी जी को इस कारावास से आए त्रासदियों की निरंतर भौतिक याद दिलाती थी। उनका स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया। लिनलिथगो चले गए। उनके स्थान पर फील्ड मार्शल वेवेल आए। वेवेल सिक्किम में थे। गांधी जी के स्वास्थ्य में गिरावट की सूचना मिलने पर उन्होंने तुरंत अमेरी को तार भेजा। गांधी की अचानक बिगड़ती सेहत ने मुझे सिक्किम में जकड़ लिया है, इसलिए मुझे केवल टेलीग्राफिक रिपोर्ट से ही मार्गदर्शन मिल रहा है, उन्होंने विदेश मंत्री से कहा। गृह विभाग और राज्यपालों की चिकित्सीय राय और सलाह तत्काल रिहाई के पक्ष में है। डॉक्टरों की राय के आधार पर गृह विभाग की व्याख्या ये है कि गांधी के राजनीति में फिर कभी सक्रिय भूमिका निभाने की संभावना नहीं है, इसलिए रिहाई अपरिहार्य प्रतीत होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन्हें हिरासत में रखने का हमारे पास कोई कानूनी औचित्य नहीं होना चाहिए। हालांकि रिहाई के तुरंत बाद मृत्यु होने पर हमें कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन हम कुछ नहीं खोएंगे और इसलिए जितनी जल्दी रिहाई हो उतनी ही बेहतर होगी। गृह विभाग वास्तव में आपको सूचित किए बिना तुरंत रिहाई के पक्ष में था। अगर गांधी की हिरासत में मृत्यु हो जाती है तो मुझे गंभीर कठिनाइयों और कार्यकारी परिषद से इस्तीफों की आशंका है। इसके अलावा जन आंदोलन के उग्र होने और हमारे उसके आगे झुकने का आभास होने से पहले ही रिहाई कर देना कहीं बेहतर है। अमेरी ने चर्चिल को वायसराय का तार भेजा और उनसे बात की। पहले तो चर्चिल इस मामले को तब तक टालना चाहते थे जब तक कि मंत्रिमंडल द्वारा इस पर औपचारिक रूप से विचार नहीं कर लिया जाता। अंततः उन्होंने अमेरी को एक गुप्त अति तत्काल संदेश भेजा। वायसराय के अनुरोध को देखते हुए मैं इस समय चिकित्सा आधार पर गांधी की रिहाई के लिए सहमत हूँ। अगर वो कोई नया अपराध करते हैं तो हम उन्हें फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं। ये स्पष्ट है कि उनके और वायसराय के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। इस महत्वपूर्ण क्षण में वायसराय की परिषद के सदस्यों की चिंता क्या थी? उन्होंने इसे बुरा माना, क्योंकि एक बार फिर चर्चिल, अमेरी और वायसराय ने ये दिखावा करने की जहमत नहीं उठाई कि यह निर्णय उनके परामर्श से लिया गया है। वेवेल ने अमेरी से सुधार करने का अनुरोध करना ही उचित समझा। 10 मई 1944 को अमेरी को भेजे एक निजी तार में उन्होंने बताया, जब मेरा निर्णय लिया गया तब मैं सिक्किम में था और थोर्न, चीफ, सुल्तान अहमद और मोहम्मद उस्मान को छोड़कर परिषद भी दौरे पर नई दिल्ली से अनुपस्थित थी। सुल्तान अहमद 5 तारीख की सुबह दौरे पर चले गए। थोर्न ने मुझे तार भेजने से पहले चीफ से सलाह ली और उस्मान को निर्णय की घोषणा से पहले इसकी सूचना दी। 10 तारीख को परिषद ने लिए गए निर्णय का अनुमोदन करते हुए भी महसूस किया कि उनसे परामर्श न किए जाने के कारण उन्हें रिहाई का कोई श्रेय नहीं मिला, हालांकि उन्होंने उसकी कैद की बदनामी झेली थी। उन्होंने आपके कथित बयान का हवाला दिया कि आपने निर्णय लॉर्ड वेवेल पर छोड़ दिया। ये चापलूस और उनकी चिंताएं, पहले अंग्रेजों और फिर राष्ट्रवादियों के पक्ष में खड़े होने की उनकी चिंता लोगों को यह विश्वास दिलाने की कि वे कठपुतली से बढ़कर है। वे किसमें शामिल थे? जनता की स्मृति से तथ्यों को जिस तरह मिटा दिया गया है, उसे देखते हुए आज बहुत कम लोग जानते हैं
और शायद ही कोई कल्पना कर पाएगा कि जिस सरकार का हिस्सा बनने का इन चाटुकारों ने चुनाव किया था, उसने उस समय देश पर कैसा अत्याचार किया था। आधिकारिक तौर पर भी यह स्वीकार किया गया है कि 1942 के प्रस्ताव के बाद पुलिस और सेना की गोलीबारी में 1028 लोग मारे गए और 3200 घायल हुए। पंडित जी ने लिखा, ये आंकड़े निश्चित रूप से बहुत कम है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर कहा गया है कि ऐसी गोलीबारी कम से कम 538 मौकों पर हुई थी, और इसके अलावा पुलिस या सेना द्वारा चलती गाड़ियों से लोगों पर अक्सर गोलियां चलाई गईं। लगभग सही आंकड़ा निकालना भी बहुत मुश्किल है। लोकप्रिय अनुमानों के अनुसार मरने वालों की संख्या 25,000 है, लेकिन शायद यह अतिशयोक्ति है। शायद 10,000 ज्यादा हो सकती है, और सीधे सीधे हत्याएं तो बस एक उपाय थी। पंडित जी के वृतांत को आगे बढ़ाते हुए, विद्रोह के बाहरी प्रमाणों को कुचल दिया गया था, उसकी जड़ें उखाड़ फेंकनी पड़ी, और इसलिए ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रति पूर्ण समर्पण सुनिश्चित करने के लिए शासन के पूरे तंत्र को इसी दिशा में मोड़ दिया गया। वायसराय के आदेश या अध्यादेश द्वारा रातों रात कानून बनाए जा सकते थे, लेकिन इन कानूनों की औपचारिकताएं भी न्यूनतम कर दी गई। संघीय न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय, जो ब्रिटिश सत्ता की रचनाएं और प्रतीक थे, कार्यपालिका द्वारा अवहेलना और उपेक्षा किए गए, या उन निर्णयों को रद्द करने के लिए एक नया अध्यादेश जारी किया गया। विशेष न्यायाधिकरण, जिन्हें बाद में न्यायालयों ने अवैध घोषित कर दिया, स्थापित किए गए, जो प्रक्रिया और साक्ष्य के सामान्य नियमों के बंधनों के बिना कार्य कर रहे थे, और जिन्होंने हजारों लोगों को लंबी अवधि के कारावास और कई लोगों को मृत्युदंड तक की सजा सुनाई। पुलिस, और विशेष रूप से विशेष सशस्त्र बल और गुप्तचर विभाग सर्वशक्तिमान थे और राज्य के प्रमुख अंग बन गए, और बिना किसी आलोचना या बाधा के किसी भी अवैध या क्रूरतापूर्ण कार्य में लिप्त हो सकते थे। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों में छात्रों को तरह तरह से सजा दी गई और हजारों नौजवानों को कोड़े मारे गए। सभी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जब तक कि वो सरकार के पक्ष में न हो। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित ग्रामीण इलाकों के सरल हृदय, गरीबी से त्रस्त ग्रामीण थे। पंडित जी ने आगे कहा, पूरे गांवों को कोड़े मारकर मौत की सजा सुनाए जाने के मामले सामने आए। दंडात्मक जुर्माने के रूप में पूरे गांवों पर भारी रकम थोपी गई। सरकारों की गतिविधियों को ढकने वाली सभी रूढ़ियां और छल कपट तोड़ दिए गए, और केवल नग्न बल ही सत्ता और अधिकार का प्रतीक रह गया, और ये दमन इस सरकार की विशेषताओं में से एकमात्र था। इसी सरकार के कार्यकाल में और ठीक इसी अवधि में बंगाल में अकाल आया। देश में पर्याप्त भोजन था, लेकिन भूखे लोगों तक इसे पहुंचाना विदेशी सरकार के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण नहीं था। 29 नवंबर 1943 को हाउस ऑफ कॉमन्स को बताया गया कि अकेले कलकत्ता में 1,68,000 लोग भूख से मर गए थे। यहाँ तक कि सर जॉन वुडहेड की अध्यक्षता वाले आधिकारिक अकाल जांच आयोग ने भी अनुमान लगाया था कि इस मानव निर्मित अकाल में लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन वायसराय दिल्ली में बेफिक्र शासन करते रहे, उनके सप्ताहांत के शिकार जारी रहे, और उनकी परिषद के सदस्य थोड़े अधिकार चिन्हों के साथ देश भर में घूमने से नहीं चूके। अध्याय 6, ब्रिटिश रणनीति और उसके भारतीय समर्थक। 1857 के आंदोलन के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे दशकों बीतते गए, मुसलमान सर साइकिल की सहयोग की विचारधारा की ओर आकर्षित होते गए। अंग्रेजों ने देखा कि उनके खिलाफ मुख्य आंदोलन हिंदुओं के भीतर से ही उठ रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर उनके जाने तक ब्रिटिश नीति हिंदू समुदाय को विभाजित करने, उससे अलग थलग करने और अन्य समुदायों में ऐसे समूहों को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी जो ये घोषणा करते थे कि भारत एक देश नहीं है और अंग्रेजों से स्वतंत्रता का आंदोलन सभी भारतीयों की बात नहीं करता। इस रणनीति का एक प्रमुख साधन एक ऐसा लाभ प्रदान करना था जिसका लाभ एक समूह केवल अपनी अलग पहचान स्थापित करके ही उठा सकता था, और इन लाभों में से पृथक निर्वाचिकाओं से ज्यादा लोगों को तोड़ने में सक्षम कोई नहीं था। जैसा कि सर्वविदित है, ये पूरी तरह जानते हुए कि पृथक निर्वाचिकाएं मुसलमानों को बाकियों से किस तरह अलग कर देंगी, लॉर्ड मिंटो और उनकी टीम ने मुसलमानों के एक प्रतिनिधिमंडल से पृथक निर्वाचिकाओं की मांग प्रस्तुत करवाई और फिर कृपापूर्वक उस मांग को स्वीकार कर लिया। अनुसूचित जातियों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई। वे मुसलमानों से भी पहले से ईसाई मिशनरियों और ब्रिटिश प्रशासकों के निशाने पर थे। ये प्रक्रिया मुसलमानों के मामले में भी अपनाई गई प्रक्रिया के समान ही थी। ये धारणा फैलाई गई कि वे हिंदू समाज का हिस्सा ही नहीं है, वे कभी भी इसका हिस्सा नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें बहिष्कृत करना हिंदू धर्म का मूल सार है। उन्हें बहिष्कृत करना और उन्हें अधीन रखना हर हिंदू की आस्था का विषय है। इसके बाद अनुसूचित जातियों को एक अलग समूह, एक अविभाज्य रूप से अलग समूह घोषित कर दिया गया, इसलिए उनके लिए भी अलग निर्वाचिकाएं प्रस्तावित की गयी।
ये बाद वाला पैतरा 1931 में गोलमेज सम्मेलन में अपने चरम पर पहुंच गया। पृथक निर्वाचिका जैसे लाभ की पेशकश जितनी सरल थी, उतनी ही उसकी सफलता भी निश्चित थी। एक बार जब लक्षित समूह के बीच कोई ऐसा लाभ जोड़ दिया जाता जिसे वह केवल पृथक रहकर ही प्राप्त कर सकता था, तो उस समूह के भीतर की राजनीति पूरी तरह से उसी प्रस्तावित लाभ के इर्द गिर्द घूमती रहती। उदाहरण के लिए, जैसे ही यह घोषणा की जाती कि पृथक निर्वाचिका उपलब्ध हो सकती है, समूह के भीतर ऐसे लोग सामने आ जाते जो उस समूह की पृथकता पर जोर देते, जो समूह को लगातार डराते रहते कि उसकी पृथकता, उसकी पहचान आम समुदाय द्वारा निगल लिए जाने के खतरे में है। ये नेता जितनी भी दूरियां हो उन्हें और बढ़ा देते, क्योंकि एक समर्थक वर्ग को अपने पक्ष में करने के लिए वे समूह में असुरक्षा की भावना भड़काने, उस समूह के नाम पर अधिक से अधिक चरम मांगे रखने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते। चूंकि नेता केवल इसी समूह के वोट आदि चाहते थे, इसलिए उन्हें समग्र समुदाय के हितों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसके विपरीत प्रत्येक प्रतियोगी इस विशेष समूह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए ऐसे उपायों पर जोर देता था जो स्पष्ट रूप से पूरे समुदाय की कीमत पर इस समूह के हितों को बढ़ावा देते थे। यह अपरिहार्य क्रम था। अंग्रेजों ने मुसलमानों के मामले में इसे पूरी तरह से कारगर होते देखा था। लेकिन एक बार लक्षित समूह के सामने लाभ का पर्दा डालने के बाद वे निष्क्रिय होकर चुपचाप नहीं बैठे रहे। वे जानते थे कि आधिकारिक मान्यता किसी व्यक्ति को कितना बढ़ावा देती है। तदनुसार उन्होंने सचेत रूप से और लगन से लक्षित समूह के भीतर से एक विशेष प्रकार के व्यक्ति को संरक्षण दिया, जैसा कि वायसराय और राज्य सचिव ने अम्बेडकर के संबंध में योजनाएं बनाते समय कहा था। उन्होंने उनके हाथ मजबूत करने के लिए सब कुछ किया। गोलमेज सम्मेलन इसका एक अच्छा उदाहरण था। सम्मेलन का आयोजन सिर्फ इसलिए करना पड़ा क्योंकि संवैधानिक प्रगति की दिशा में कदम उठाने का दिखावा करना जरूरी था। ये भी स्पष्ट था कि जब तक कांग्रेस सम्मेलन में भाग नहीं लेती, तब तक इसकी कोई विश्वसनीयता नहीं होगी। लेकिन ये भी उतना ही स्पष्ट था कि अगर कांग्रेस सम्मेलन में शामिल होती और अपनी बात मनवा लेती, तो अंग्रेजों को भारत पर अपनी शक्ति का और भी ज्यादा हिस्सा छोड़ना पड़ता, जितना वे छोड़ना नहीं चाहते थे। तो मुद्दा ये था कि कांग्रेस सम्मेलन में शामिल हो, लेकिन फिर उसे दूसरे समूहों के जरिए आगे बढ़ाए। कांग्रेस ही वो संगठन था जिसे नाकाम करना था, और गांधी जी ही वो व्यक्ति थे जिन्हें नाकाम करना था। ऐसा करने में कोई खास मुश्किल नहीं थी। सम्मेलन शुरू ही हुआ था कि एक के बाद एक प्रतिभागी इस बात पर जोर देने लगे कि वो और उनका समूह राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा नहीं है। भारत में जो कुछ हो रहा है वो कोई राष्ट्रीय आंदोलन ही नहीं है। कांग्रेस भारत के लोगों के बीच सिर्फ एक तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी जी ने इन बयानों की जड़ पर उंगली रखी। उन्होंने बताया कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति इसलिए नहीं है कि उसे किसी संगठन ने चुना है, किसी समुदाय ने तो बिल्कुल नहीं। वो इसलिए यहाँ है क्योंकि उसे ब्रिटिश सरकार ने आमंत्रित, चुना और नामांकित किया है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने तय किया है कि वो उस समूह का प्रतिनिधित्व किसी और के बजाय खुद करता है। इस टिप्पणी ने अम्बेडकर को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि वे भी अन्य लोगों की तरह ही वही बातें कह रहे थे जो ब्रिटिश योजना के अनुकूल थी। इस तरह सम्मेलन में हर संभव अलग अलग तत्वों के प्रतिनिधियों को शामिल करके भारतीय राज्यों के, ब्रिटिश वाणिज्यिक हितों के, एंग्लो इंडियन, पारसियों, सिखों, मुसलमानों के प्रतिनिधियों और निश्चित रूप से अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में अम्बेडकर, जिन लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया था, उनके द्वारा ये सुनिश्चित कर लेने के बाद कि कोई समझौता संभव नहीं होगा, गांधी जी को हर कदम पर विफल किया जाएगा। गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज तर्कसंगतता का परिचय दे सकते थे और थे भी। कृपया आपस में एक योजना पर सहमत हो जाएं। उन्होंने घोषणा की, यदि विभिन्न अलग अलग तत्व किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो सरकार एक पंचाट की घोषणा करेगी। उन्होंने घोषणा की, पंचाट की घोषणा के बाद भी यदि अलग अलग तत्व औपचारिक कानून बनने से पहले किसी समझौते पर पहुंच जाते हैं, तो सरकार उस विकल्प को अपनाएगी जिस पर वे सहमत हुए हैं, सरकार ने घोषणा की। इससे अधिक तर्कसंगत और क्या हो सकता है? समस्या उस तैयारी में थी जो सरकार पहले ही कर चुकी थी, यानी वे लोग जिन्हें उन्होंने मान्यता दी थी। अभिषिक्त शब्द ज्यादा उपयुक्त होगा, उन तत्वों के प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें उन्होंने भारतीय जीवन में अलग तत्व माना था। गांधी जी ने इस रणनीति की खामी को भांप लिया। जैसा कि सर्वविदित है, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सम्मेलन में आमंत्रित लोगों के बीच अनौपचारिक चर्चाएं की जाएं और प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि वे इन चर्चाओं के पूरा होने तक सम्मेलन की औपचारिक कार्यवाही स्थगित कर दें। 8 अक्टूबर 1931 को अल्पसंख्यक समिति ने अपने सत्र फिर से शुरू किए। गांधी जी से चर्चाओं के परिणामों पर रिपोर्ट देने को कहा गया।
उन्होंने शुरू किया, गहरे दुख और गहरे अपमान के साथ मुझे ये घोषणा करनी पड़ रही है कि मैं विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों के बीच अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से सांप्रदायिक प्रश्न का सर्वमान्य समाधान निकालने में पूरी तरह विफल रहा हूँ। लेकिन ये कहना कि बातचीत हमारे लिए बेहद शर्मनाक ढंग से विफल रही है, पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने आगे कहा, भारतीय प्रतिनिधिमंडल की संरचना में विफलता के कारण अंतर्निहित थे। हम लगभग सभी उन दलों या समूहों के निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं हैं जिनका प्रतिनिधित्व करने का दावा किया जाता है। हम सरकार द्वारा मनोनीत होकर यहाँ हैं। नहीं वे लोग हैं जिनकी उपस्थिति किसी सर्वमान्य समाधान के लिए नितांत आवश्यक थी। इसके अलावा आप मुझे ये कहने की अनुमति देंगे कि अल्पसंख्यक समिति को बुलाने का ये सही समय नहीं था। इसमें वास्तविकता का अभाव है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें क्या मिलने वाला है। अगर हमें पक्का पता होता कि हमें वो चीज मिलने वाली है जो हम चाहते हैं, तो हमें उसे एक पापपूर्ण विवाद में फेंकने से पहले 50 बार हिचकिचाना चाहिए, जैसा कि तब होगा जब हमें बताया जाए कि उसे प्राप्त करना वर्तमान प्रतिनिधिमंडल की सांप्रदायिक उलझन का सर्वमान्य समाधान निकालने की क्षमता पर निर्भर करेगा। समाधान स्वराज संविधान का मुकुट हो सकता है, उसकी नींव नहीं, केवल इसलिए कि हमारे मतभेद, यदि वे उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो विदेशी प्रभुत्व के कारण और भी कठोर हो गए हैं। मुझे इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि सांप्रदायिक मतभेदों का हिमखंड सूर्य की गर्मी में पिघल जाएगा। आजादी का, लेकिन अंग्रेज भी यही जानते थे। इसीलिए अंग्रेजों और उनके सहयोगियों का यह आग्रह था कि कांग्रेस को पहले उन विभिन्न तत्वों के साथ समझौता करना होगा जिन्हें अंग्रेजों ने चुना था, और उसके बाद ही अंग्रेज संवैधानिक प्रगति के अगले चरण की घोषणा करेंगे। जल्द ही इस वाक्यांश की जगह भारत को आजादी देने की बात ने ले ली। अंग्रेज कहते थे कि हम जाने को तैयार हैं, बस हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत को बनाने वाले विभिन्न तत्व इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि हमारे जाने के बाद वे संविधान का क्या स्वरूप चाहते हैं। इस रणनीति के क्रमिक चरणों को पूरा करने में अंबेडकर से ज्यादा अंग्रेजों की मदद करने वाले शायद ही कोई और थे। अंग्रेजों की प्रतिध्वनि। पिछले अध्याय स्वतंत्रता सेनानी में हम पहले ही कुछ ऐसे चरण देख चुके हैं जिनके जरिए अंबेडकर ने ऐसे निष्कर्ष निकाले जो अंग्रेजों के अनुकूल थे, जबकि गांधी जी और अन्य लोग देश को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे। जबकि स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद से लेकर श्री अरबिंदो और लोकमान्य तिलक तक हमारे नेता भारतीय लोगों के संदर्भ में बात करते, सोचते और महसूस करते थे। अंबेडकर ने घोषणा की कि समाज, राष्ट्र और देश जैसे शब्द अस्पष्ट नहीं तो बस अनाकार शब्द है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र, हालांकि एक शब्द है, का अर्थ कई वर्ग है। दार्शनिक रूप से एक राष्ट्र को एक इकाई के रूप में देखना संभव हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्रीय रूप से इसे कई वर्गों और स्वतंत्रता से मिलकर माना जाना चाहिए। यदि राष्ट्र को वास्तविकता बनना है तो उसे इसमें शामिल विभिन्न वर्गों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करनी होगी, विशेष रूप से उन लोगों की जिन्हें दास वर्ग माना जाता है। दूसरा, अंबेडकर ने जोर देकर कहा कि इस समूह के भीतर अछूत एक अलग तत्व है, खासकर वे हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है, और वे उससे बिल्कुल वैसे ही अलग है जैसे मुसलमान, सिख, ईसाई और बाकी लोग हैं। अछूतों में से केवल कांग्रेस के कुछ वेतनभोगी एजेंट ही इस तथ्य को स्वीकार करने से कतराते हैं। अंबेडकर ने घोषणा की, कांग्रेस हमेशा की तरह अछूतों में से एजेंटों का एक समूह रखती है जो जरूरत पड़ने पर चिल्लाते हैं कि अछूत हिंदू है और वे हिंदू के रूप में ही मरेंगे। अंबेडकर ने घोषणा की और प्रमाण के रूप में एक पुनरुक्ति जोड़ते हुए कहा, लेकिन अगर हिंदू धर्म का अर्थ जाति और अस्पृश्यता में विश्वास है, तो ये वेतनभोगी एजेंट भी हिंदू माने जाने पर सहमत नहीं होंगे यदि उनसे खुद को हिंदू घोषित करने के लिए कहा जाए। ये सच है कि हिंदू और अछूत एक ही देवताओं की पूजा करते हैं। अंबेडकर इसे स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उनके पास एक तैयार जवाब था। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों का ऐसा करना उन्हें केवल एक ही पंथ का अनुयायी बनाता है, उन्हें एक ही धर्म का सदस्य नहीं बनाता। ज्यादा से ज्यादा यही कहा जा सकता है कि वे समान धर्मों के हैं, एक ही धर्म के नहीं। उन्होंने कहा कि दोनों के सिद्धांत अलग अलग हैं और दोनों के रीति रिवाज एक दूसरे को शामिल नहीं करते। अंबेडकर का कहना था कि अगर अछूतों को हिंदू मान भी लिया जाए तो भी उन्हें हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं कहा जा सकता। तर्क के लिए ये स्वीकार करना कि वे धर्म से हिंदू हैं। अंबेडकर ने जोर देकर कहा, क्या इसका मेरे द्वारा कही गई बात से ज्यादा कुछ और मतलब हो सकता है? यानी कि वे उन्हीं देवी देवताओं की पूजा करते हैं जैसे बाकी हिंदू करते हैं। वे उन्हीं तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, उन्हीं अलौकिक विश्वासों को मानते हैं और उन्हीं पत्थरों, पेड़ों, पहाड़ों को पवित्र मानते हैं जैसे बाकी हिंदू करते हैं। क्या यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है कि अछूत और हिंदू एक ही समुदाय के अंग हैं? अगर कांग्रेस के तर्क के पीछे यही तर्क है, तो बेल्जियम, डच, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, जर्मन, फ्रांसीसी, इतालवी, स्लाव आदि का क्या वे सभी ईसाई नहीं हैं?
क्या वे सभी एक ही ईश्वर की पूजा नहीं करते? क्या वे सभी ईसा मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते? क्या उनके धार्मिक विश्वास एक जैसे नहीं है? जाहिर है कि विचार, पूजा और विश्वासों में उन सभी के बीच पूर्ण धार्मिक एकता है। फिर भी कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी और बाकी सभी एक ही समुदाय नहीं है? उन्होंने कहा कि यही बात अमेरिका में गोरो और नीग्रो लोगों पर भी लागू होती है। वे दोनों ईसाई हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक समुदाय नहीं है। और भारत में ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय भी, ये सभी एक ही धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उन्हें एक ईसाई समुदाय नहीं माना जाता। और सिख, मजहबी सिख है और रामदासिया सिख है, दोनों समूह सिख है, लेकिन वे एक समुदाय नहीं है, अम्बेडकर ने कहा। इस तरह के तर्क तीक्ष्णता की बजाय किसी सिद्धांत पर अड़े रहने के दृढ़ संकल्प की गवाही देते हैं, क्योंकि चाल बहुत स्पष्ट है। समुदाय को एक विशेष तरीके से परिभाषित करें और इस तरह अदालत के बाहर इसके विपरीत सभी सबूतों को खारिज कर दे। ठीक इसी तरह ब्रिटिश शासक और उनके सहयोगी मिशनरी आदिवासियों के संबंध में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने धर्म को एक विशेष तरीके से परिभाषित किया और क्षेत्र में अधिकारियों के विरोध के बावजूद घोषित किया कि आदिवासी हिंदू नहीं थे, बल्कि वे एनिमिस्ट थे। दरअसल हिंदू धर्म के मामले में भी वे इसी तरह आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने उन समूहों से कहा जिन्हें वे धर्मांतरण के लिए निशाना बना रहे थे, धर्म वह है जिसमें एक ईश्वर, एक पैगंबर और एक उद्धारकर्ता, एक पुस्तक, एक चर्च हो। आपके हिंदू धर्म में इनमें से कुछ भी नहीं है, आइए हम आपको एक उचित धर्म दें। अम्बेडकर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हिंदुओं और अछूतों के बीच भागीदारी का कोई साझा चक्र नहीं है। अछूतों को बहिष्कृत करना, उन्हें दबा कर रखना हिंदू धर्म का मूल सार है। हिंदू अछूतों को आस्था के आधार पर बहिष्कृत करता है, वो अछूतों को अपना शत्रु मानता है। दोनों के बीच शत्रुता स्थायी है। चूंकि दोनों समूह एक दूसरे से अलग रहते हैं, इसलिए एक सामंजस्यपूर्ण विचारधारा विकसित होने की कोई संभावना नहीं है। एक साझा दृष्टिकोण विकसित होने की कोई संभावना नहीं है जो सभी के हितों को ध्यान में रखे। यहाँ भी राजनीति ही तर्क की जनक है। सभी व्यक्ति, सभी पड़ोसी, सभी रिश्तेदार, निश्चित रूप से सभी समूह न केवल एक दूसरे से बल्कि आपस में भी भिन्न है। कुछ लोगों की सुविधा के लिए मतभेदों को अपनी राजनीति का आधार बनाना होता है। वे इन पर जोर देते हैं, इन्हें भड़काते हैं, समूह को बताते हैं कि उसकी पहचान, उसका सार इन्हीं मतभेदों में निहित है, और फिर समूह को डराते हैं कि उस पहचान, उस सार को बड़े समुदाय द्वारा निगल लिए जाने का खतरा है। और इसी आधार पर वे ऐसे उपायों पर जोर देते हैं जो उन मतभेदों को कायम रखेंगे, जिससे समूह में वे बनाम हम की भावनाएं और बढ़ेंगी। अंग्रेजों के लिए ये सबसे उपयोगी उपाय था। ये उनकी फूट डालो और राज करो नीति का एक पूरक, एक विशिष्ट प्रयोग था। चीजों को अपना मानने के इस नजरिए को अपनाकर अम्बेडकर और जिन्ना जैसे लोग न सिर्फ साम्राज्यवादी राजनीति के साथी बन गए, बल्कि वे सबसे बेहतरीन एजेंट बन गए। ऐसे एजेंट जो इतने आत्म महत्व में चूर हो गए थे कि उन्हें ये दिखाई ही नहीं दिया कि उन्होंने साम्राज्यवादी शासकों के हित को अपना बना लिया है। और अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि दोनों समूहों के बीच की खाई को पाटने की कोई गुंजाइश, कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि अछूतों को दबाकर रखना सिर्फ एक सामाजिक सवाल नहीं था। ये सिर्फ हिंदुओं की आस्था का मामला नहीं था, यह एक राजनीतिक मामला था। दूसरे वर्ग को अपने प्रभुत्व, अपनी एड़ी के नीचे बनाए रखने का मामला। हिंदू इस आधिपत्य को कभी नहीं छोड़ेंगे। अम्बेडकर ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ एक राजनीतिक मामला नहीं था, न ही दूसरे पर सत्ता बनाए रखने का, यह विशुद्ध रूप से अर्थशास्त्र का मामला था। हिंदुओं के लिए अस्पृश्यता एक सोने की खान थी। हिंदू के पास कोई विवेक नहीं है और इसलिए यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वो अंततः खुद को भगवान और मनुष्य के साथ सही करने की इच्छा से अस्पृश्यता को त्यागने के लिए सहमत होगा। अम्बेडकर ने घोषणा की, लेकिन अगर वो ऐसा करने के लिए सहमत हो भी जाए तो अस्पृश्यता के आर्थिक और सामाजिक लाभ उसे ऐसा करने से रोकेंगे। ये सब बकवास था। ये भी तर्क दिया जा सकता है कि इतने सारे लोगों को अलग थलग रखना और उन्हें कौशल और सीखने तक पहुंच से वंचित करना समाज पर सबसे बड़ा बोझ था, कि बाकी सब चीजों के अलावा ये सबसे गंभीर झटका था जो सवर्ण हिंदू अपने आर्थिक हितों पर लगा सकते थे। और सिद्धांत और हठधर्मिता के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों, गांधी जी जैसे नारायण गुरु को ये दिखाने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि अस्पृश्यता का हमारे शास्त्रों में कोई अनुमोदन नहीं है। इसके विपरीत, इसके खिलाफ निर्णायक सैद्धांतिक तर्क स्वयं शास्त्रों के केंद्रीय प्रस्ताव में निहित है। यह ऐतिहासिक तथ्य भी था कि हिंदू धर्म के नाम पर या उसके इर्द गिर्द चाहे जितनी भी विकृतियां फैली हो, इस धर्म का संपूर्ण और लंबा इतिहास यही दर्शाता है कि यह नए विचारों के प्रति अद्वितीय रूप से ग्रहणशील था,
सुधारकों के प्रति अद्वितीय रूप से उत्तरदायी था, किसी भी अन्य धर्म की तरह अनुकूलनशील था, और इसलिए यह मानने का कोई कारण नहीं था कि यह इस बुराई से भी खुद को नहीं सुधार पाएगा। लेकिन अंबेडकर पहले ही अपना मन बना चुके थे। नहीं, अस्पृश्यता हिंदू धर्म का सार है, इसलिए इसे इससे अलग नहीं किया जा सकता। धर्म अनुकूलनशील है, हाँ, लेकिन ये कोई आदर्श नहीं है, यह कोई उम्मीदें रखने लायक नहीं है, वास्तव में ये कोई सद्गुण नहीं है। उन्होंने घोषणा की, मुझे अच्छी तरह पता है कि हिंदू धर्म के कुछ समर्थक कहते हैं कि हिंदू धर्म एक बहुत ही अनुकूलनशील धर्म है। उन्होंने कहा, ये हर चीज के साथ खुद को ढाल सकता है और सब कुछ आत्मसात कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि बहुत से लोग किसी धर्म में ऐसी क्षमता को गर्व करने लायक सद्गुण मानेंगे। ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चे को इसलिए नहीं आंकेगा क्योंकि उसने गोबर खाने और उसे पचाने की क्षमता विकसित कर ली है। हाँ, हिंदू किसी भी चीज के साथ तालमेल बिठा सकते हैं। उन्होंने उपहास किया। उन्होंने अकबर के दीन इलाही को हिंदू दर्शन की 7वीं प्रणाली के रूप में जगह देने के लिए अल्लाहुपनिषद की रचना की। हाँ, इन गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म की अहिंसा को आत्मसात कर लिया और एक शाकाहारवादी धर्म बन गए। ये कैसा दिमाग है जो एक प्रस्ताव को इस तरह से देखता है, जिसके लिए केवल यही बातें सबूत के तौर पर सामने आती हैं जिन पर इस प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म सुधारों के लिए अनुकूल है। लेकिन इसके अलावा ध्यान दें कि ऐसे व्यक्ति का दुरुपयोग किसी भी तरह से कम नहीं होता है। यदि धर्म हठधर्मिता पर अड़ा रहता है तो ऐसा व्यक्ति उसकी निंदा करता है, क्योंकि तब उसके दृष्टिकोण से किसी और तर्क की आवश्यकता नहीं होती। चूंकि उसने अस्पृश्यता को उस धर्म के हठधर्मिता का सार घोषित किया है, अब जबकि धर्म निश्चित रूप से अपने हठधर्मिता पर अड़ा रहता है, इसका अर्थ है कि वो अस्पृश्यता को कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे सुधारक हो या ना हो। यदि धर्म अनुकूलन करता है, यदि वो सुधारकों की बात मानता है, तो धर्म उस बच्चे के समान है जिसने गोबर खाना और उसे पचाना सीख लिया है। बहरहाल, अंबेडकर कहते हैं, अपनी समस्त अनुकूलनशीलता के बावजूद हिंदू धर्म ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, और वह है अस्पृश्यता। और हम फिर से उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां ये हिंदुओं के लिए सोने की खान बन गया है, और आर्थिक हित हमेशा सुधारकों पर हावी हो जाते हैं। अंबेडकर को किसी भी ऐसे प्रमाण से कोई बड़ी परेशानी नहीं थी जिससे कोई ये दर्शा सके कि अस्पृश्यता की प्रथा पहले से ही कम हो रही थी। सबसे पहले स्टीफन पॉटर का तर्क था, लेकिन दक्षिण में नहीं। अंबेडकर ने कहा, गांवों में नहीं, और फिर अप्रमाणित की ओर बदलाव आया। भले ही इस प्रथा के बाहरी रूप फीके पड़ रहे हो, अंबेडकर ने घोषणा की, अछूतों को बहिष्कृत करने की मानसिकता नहीं बदल रही है और किसी भी समय सीमा में नहीं बदलेगी जिस पर बात करना उचित हो। कार्ल पॉपर की इच्छा के अनुसार यह एक अप्रमाणित परिकल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। अंबेडकर के साथ हमेशा एक और कदम था जिसका हम पहले भी सामना कर चुके हैं और जो जिन्ना के साथ भी वैसा ही था। अगर कोई मुसलमान जिन्ना के इस सूत्रीकरण से असहमत होने की हिम्मत करता था कि हिंदू और मुसलमान दो लोग हैं, कि वे दो स्थायी रूप से मेल न खाने वाले, दो स्थायी रूप से शत्रुतापूर्ण लोग हैं, तो वह ऐसा केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कांग्रेस का एक भुगतान किया गया एजेंट था। ठीक इसी तरह अगर कोई हरिजन अंबेडकर के इस सूत्रीकरण को नहीं दोहराता था कि हिंदू और अछूत दो लोग हैं, कि वे दो स्थायी रूप से मेल न खाने वाले, दो स्थायी रूप से शत्रुतापूर्ण लोग हैं, तो वह ऐसा केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि वो कांग्रेस का एक भुगतान किया गया एजेंट था। इस प्रकार अंबेडकर की गणना में वे अछूत जो गांधी जी के अस्पृश्यता विरोधी कार्य में शामिल हुए और हरिजन सेवक संघ से जुड़े, केवल बेरोजगार आवारा हैं जो राजनीति को अपनी आजीविका का स्रोत बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार वे अछूत जो यह मानते हैं कि अछूत हिंदू हैं, उदाहरण के लिए क्योंकि वे उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं, वे केवल भुगतान किए गए एजेंट हैं जिन्हें कांग्रेस अपनी सुविधा के लिए बनाए रखती है। पूरी जानकारी होने के बावजूद आश्चर्यचकित सरकार पहले ही तय कर चुकी थी कि वो पृथक निर्वाचिका का आदेश देकर अनुसूचित जातियों को शेष हिंदू समाज से अलग करेगी। वे तदनुसार संभावित सहयोगियों की कतार में लग गए थे। 10 फरवरी 1932 को बम्बई के गवर्नर सर फ्रेडरिक साइक्स को लिखे एक गोपनीय पत्र में वायसराय ने बताया कि प्रांत में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। उन्होंने लिखा, हमारा उद्देश्य निश्चित रूप से प्रांत के लोगों को कांग्रेस आंदोलन से अलग करना, उन्हें सुधारों में रुचि दिलाना और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल करना है। मुस्लिम प्रश्न के संबंध में हम स्थानीय सरकारों को राज्य सचिव को भेजे गए 2 हालिया ज्ञापन भेज रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि हम मुसलमानों को सही रास्ते पर रखने के महत्व को पूरी तरह समझते हैं। साइक्स कुछ समय से इस बात पर जोर दे रहे थे और उन्होंने इस पर जोर देना जारी रखा। 11 अप्रैल को वायसराय को भेजे गए तार में साइक्स ने कहा, अगर हम अल्पसंख्यकों के पक्ष में आ सकते हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए,
तो कुछ उम्मीद है कि वे हमारे पक्ष में संगठित होंगे। उन्होंने आगे कहा, कांग्रेस के साथ कोई समझौता संभव नहीं है और हो भी सकता है। आखिरकार सरकार ने सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल में डाल दिया था। कांग्रेस अब किसी भी निर्णय में पक्षकार नहीं होगी और मुख्य बात यह है कि उन्हें हस्तक्षेप करने से रोका जाए। यदि यह सुनिश्चित हो जाए तो मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के पक्ष में किसी भी निर्णय से कानून व्यवस्था पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। 8 दिन बाद 19 अप्रैल को वे फिर से वेलिंगटन से कह रहे थे, लोगों का कांग्रेस की सर्वोच्चता में विश्वास खत्म करने में मदद करके ही हम अन्य दलों को इस तरह संगठित होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वे भविष्य में एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष का गठन कर सके। और 7 जून 1932 को वायसराय को लिखे अपने पत्र में साइक्स ने जोर देकर कहा, मेरा मानना है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दलित वर्गों को हिंदुओं से अलग एक समुदाय माना जाना चाहिए और उनके प्रतिनिधित्व को हिंदू वोट में से एक कटौती के रूप में माना जाना चाहिए। मैं ये भी दोहराना चाहता हूँ, उन्होंने वायसराय से कहा, कि अब कांग्रेस को अपने पक्ष में करने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। हमारी ओर से ऐसा कोई भी प्रयास मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को अनिवार्य रूप से अलग थलग कर देगा। गणनाएं और चालें चलती रही। गांधी जी जेल में रहे। हिंदू समाज के कुछ वर्गों को उससे अलग करने की अपनी नीति के तहत 1932 में अंग्रेजों ने दलित वर्गों के लिए भी पृथक निर्वाचिका की घोषणा की। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह हरिजनों को शेष हिंदुओं से अलग करने में उतनी ही सफल होगी जितनी कि मुसलमानों को शेष भारतीय समाज से अलग करने में। गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को आगाह किया था कि वे हिंदू समाज को तोड़ने के इस प्रयास का अपने प्राणों की आहुति देकर विरोध करेंगे। मुझे विश्वास है, गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में कहा था, कि अछूतों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रश्न सरकार की एक आधुनिक कल्पना है। उन्होंने बताया कि उन्हें धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका को एक आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने पूछा कि इस बुराई को अछूतों तक भी लागू करने का क्या तर्क है। गांधी जी ने कहा, अछूतों के लिए पृथक निर्वाचिका उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना देगी। पृथक निर्वाचिका होने से मुसलमान कभी मुसलमान नहीं रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि अछूत हमेशा के लिए अछूत ही रहें? पृथक निर्वाचिका इस कलंक को कायम रखेगी। जरूरत है अस्पृश्यता के विनाश की, और जब आप ऐसा कर देंगे तो एक अहंकारी उच्च वर्ग द्वारा एक निम्न वर्ग पर थोपी गई बाधा नष्ट हो जाएगी। जब आप बाधा को नष्ट कर देंगे तो आप पृथक निर्वाचिका किसे देंगे? यूरोप के इतिहास पर नजर डालिए। क्या आपने मजदूर वर्ग या महिलाओं के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए हैं? वयस्क मताधिकार से आप अछूतों को पूरी सुरक्षा देते हैं। रूढ़िवादी लोगों को भी वोट के लिए उनके पास जाना पड़ता, जैसा कि गांधी जी ने बाद में जेल महानिरीक्षक को बताया था, जब वे अपने उपवास की पूर्व संध्या पर यरवदा जेल में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान और उन्हें लिखे निजी पत्रों में इन बिंदुओं को विस्तार से बताया था। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि भारत लौटते ही वे लोगों, खासकर दलित वर्गों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में निहित बुराई के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू करेंगे। वे अभी उतरे ही थे कि अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और यरवदा जेल में डाल दिया। जेल में उन्हें जो खबरें मिली, उनसे गांधी जी को साफ पता चल गया कि अंग्रेज भारतीय समाज को विभाजित करने के अगले कदम पर अपनी योजना पर अड़े हुए थे। और यह भी उतना ही स्पष्ट था कि भारतीयों में उनके कई सहयोगी थे जो इस योजना को आगे बढ़ाने में उनकी सहायता करेंगे। तदनुसार 11 मार्च 1932 को गांधी जी ने लंदन में विदेश मंत्री सर सैमुअल होरे को पत्र लिखा। उन्होंने उन्हें गोलमेज सम्मेलन में, विशेष रूप से 13 नवंबर 1931 को व्यक्त किए गए अपने संकल्प की याद दिलाए। उन्होंने दलित वर्गों को पृथक निर्वाचिका देने की योजना पर अपनी आपत्तियों को याद किया। गांधी जी ने लिखा, मैं विधानमंडलों में उनके प्रतिनिधित्व के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं उनके प्रत्येक वयस्क पुरुष या महिला को शैक्षिकी या संपत्ति संबंधी योग्यताओं की परवाह किए बिना मतदाता के रूप में पंजीकृत कराने के पक्ष में हूँ, और वह भी तब जब मताधिकार की परीक्षा दूसरों के लिए कठोर हो। लेकिन पृथक निर्वाचिका उन्हें उसी तरह नुकसान पहुंचाएगी जैसे वे हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाती है। गांधी जी ने बताया कि दलित वर्ग तथाकथित सवर्ण हिंदुओं पर निर्भर थे और निर्वाचिकाओं का ये पृथक्करण उन्हें अलग कर देगा। इसके अलावा ये हिंदू धर्म को विभाजित और विघटित कर देगा। इस प्रश्न के महत्वपूर्ण राजनीतिक आयाम थे, लेकिन गांधी जी ने होरे से कहा कि उनके लिए यह मुख्यतः नैतिक और धार्मिक प्रश्न था और उनके लिए ब्रिटिश सरकार के इस कदम का विरोध करने का निर्णय कोई तरीका नहीं, बल्कि मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा है। यह अंतरात्मा की आवाज है जिसकी अवज्ञा करने का मैं साहस नहीं कर सकता, भले ही इसके लिए मेरी विवेकशीलता की कितनी भी प्रतिष्ठा क्यों न दांव पर लग जाए।
गांधी जी ने बताया कि एक और कारक भी था, वह भी महत्वपूर्ण था। वह भी उन्हें भविष्य में ऐसा ही कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकता था, लेकिन यह वह कारण नहीं था जिसके लिए वे उस समय उपवास कर रहे थे। गांधी जी ने लिखा, ये दमन ही है जो चल रहा है। मुझे नहीं पता कि मुझे कब ऐसा आघात लगेगा जो बलिदान के लिए मजबूर कर देगा। गांधी जी के पत्र के इस अंश को भी याद करना हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि यह बताता है कि उस समय हालात क्या थे, ये किस प्रकार की सरकार थी जिसे सहयोगी सहायता दे रहे थे। दमन अपनी वैध सीमा को पार करता दिख रहा है, गांधी जी ने जेल से विदेश मंत्री से कहा। देश भर में सरकारी आतंकवाद फैल रहा है। अंग्रेज और भारतीय दोनों ही अधिकारियों पर अत्याचार हो रहे हैं। उच्च और निम्न सभी अधिकारी इस बात से हतोत्साहित हो रहे हैं कि सरकार जनता के प्रति उनकी बेवफाई और अपने ही रिश्तेदारों के साथ अमानवीय व्यवहार को उचित ठहरा रही है। उन्हें दबाया जा रहा है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा जा रहा है, कानून व्यवस्था के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। जो महिलाएं सार्वजनिक सेवा के लिए आगे आए हैं, वे अपने सम्मान के अपमान के डर से जी रही है, और मुझे लगता है कि यह सब उस स्वतंत्रता की भावना को कुचलने के लिए किया जा रहा है जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है। गांधी जी ने आगे कहा, दमन सिर्फ सामान्य कानून के नागरिक उल्लंघनों को दंडित करने तक सीमित नहीं है, ये लोगों को निरंकुशता के नए बनाए गए आदेशों को तोड़ने के लिए उकसाता है, जो मुख्यतः उन्हें अपमानित करने के लिए बनाए गए हैं। गांधी जी ने कहा, इन सभी कार्यों को मैं जैसा पढ़ता हूँ, उनमें मुझे लोकतंत्र की कोई भावना नहीं दिखती। वास्तव में इंग्लैंड की मेरी हालिया यात्रा ने मेरे इस विचार की पुष्टि की है कि आपका लोकतंत्र एक सतही सीमित चीज है। सबसे गंभीर मामलों में संसद की सहायता के बिना निर्णय व्यक्तियों या समूहों द्वारा लिए जाते हैं और इन्हें सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिन्हें अपने कार्यों के बारे में केवल एक अस्पष्ट धारणा होती है। मिस्र 1914 के युद्ध के साथ भी ऐसा ही हुआ था और भारत के साथ भी ऐसा ही है। मेरा पूरा अस्तित्व इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करता है कि लोकतांत्रिक कहलाने वाली व्यवस्था में एक व्यक्ति के पास 30 करोड़ से अधिक प्राचीन लोगों के भाग्य को प्रभावित करने की अप्रतिबंधित शक्ति होनी चाहिए और उसके निर्णयों को विनाशकारी सबसे भयानक शक्तियों को संगठित करके लागू किया जा सकता है। मेरे लिए ये लोकतंत्र का खंडन है। गांधी जी ने होरे को आगाह किया कि दमन की यह व्यवस्था ब्रिटिश और भारतीय लोगों के बीच पहले से ही कटु संबंधों को और भी अधिक कड़वा बना देगी। उन्होंने कहा कि हालांकि उस समय तक उन्हें इस दमन के खिलाफ आमरण अनशन करने का कोई स्पष्ट आह्वान नहीं मिला था, लेकिन बाहर हो रही घटनाएं मेरे मूल अस्तित्व को झकझोर देने के लिए पर्याप्त रूप से चिंताजनक है। इसलिए दलित वर्गों के संबंध में उपवास की संभावना के बारे में आपको लिखते हुए गांधी जी ने निष्कर्ष निकाला, मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये भी न बताऊं कि इस तरह के उपवास की एक और संभावना है जो दूर दूर तक नजर नहीं आती, तो मैं आपके साथ विश्वासघात करूंगा।